नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है, जो कि हमने लास्ट पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे ब्रीच होता है, तो उसकी क्या क्या रेमेडीज हैं। रेमेडीज क्या होता है? रेमेडीज मतलब उसका क्या हल मौजूद है, उसका मुदावा क्या है, उसका मतलब रेमेडीज का मतलब। आवाज आ रही? जी सर, आ रही है। Okay. A remedy can be defined as a manner in which a right is enforced or satisfied by a court. Remedy का मतलब है कि ऐसा right, ऐसा मुद्दावा, ऐसी satisfaction जो कोर्ट की तरफ से की जाती है, that is called remedy. When some harm or injury recognized by society as a wrongful act is inflicted upon an individual, remedies can be categorized into following categories, into following types. ठीक है जी। रेमेडीज तीन तरह की होती हैं। एक कॉमन लॉ रेमेडीज हैं, एक इक्विटेबल रेमेडीज हैं, एक क्वांटम मेरिट क्लेम है। तो इनको वन बाय वन हम देखते हैं। कॉमन लॉ रेमेडीज। Common law. Damages and action for the price are common law remedies and are more frequently sought when a remedy is needed for breach of contract. Since they arises as of a right, the object of such a remedy is not to punish the party at fault, but to compensate the aggrieved party pecuniary loss as far as money can do so. तो कॉमन लॉ रेमेडीज के आपको जो डैमेजेस या मनी की फॉर्म में या पैसे की फॉर्म में या पिक्यूनरी लॉस जो आपको हुआ है, वो अगर आपको मिलता है तो वो आपका कॉमन लॉ कहलाता है। और यही कॉमन लॉ रेमेडी है। जब आप सूट फॉर डैमेजेस और सूट क्लेम फॉर डैमेजेस दायर करते हैं मुख्तलिफ अदालतों में, तो ये जो है वो ये आपका कॉमन लॉ रेमेडीज कहलाती हैं। इसके अंदर किसी को पनिश नहीं किया जाता, जस्ट आपको पैसे की शक्ल में उसका रिलीफ दिया जाता है। ये कॉमन लॉ रेमेडी कहलाती है। इक्विटेबल रेमेडीज। Equitable remedies are the court ordered action that directs parties to do or not to do something. Equitable remedies है कि किसी को कहना कि आप ये काम करो, डायरेक्शन जिसको कहते हैं, या आप ये काम ना करो। ठीक है। इसमें सबसे बड़ी मिसाल जो है वो स्टे ऑर्डर। आपने अक्सर सुना होगा कि इस केस के अंदर स्टे ऑर्डर आ गया, इसके अंदर इंजंक्शन ऑर्डर आ गए। स्टे ऑर्डर से मुराद होता है कि आपको किसी काम से रोक दिया जाता है कि ये काम आप ना करें। ठीक है। आप किसी जगह पे घर बना रहे थे, तो एक साथ दूसरी पार्टी है जिसने कहा कि हम भी इसमें शरीक हैं, हमारा भी इसमें हिस्सा है और ये हमारी इजाजत के बगैर घर बना रहे हैं। तो अदालत को जब वो जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको रोक दिया जाए, तो वो एक स्टे ऑर्डर इशू कर देते हैं। तो वो बेसिकली इक्विटेबल रेमेडीज है। किसी को कहना कि ये काम करो, या किसी को कहना ये काम ना करो। In other words, equitable remedies are only appropriate in specialized circumstances, e.g., where monetary damages would be inadequate compensation for the breach of contract. तो बेसिकली इक्विटेबल रेमेडीज उस वक्त होती हैं जब उसकी मॉनेटरी टर्म्स में उसको मैयर ना किया जाए। मसलन वो घर बना रहे हैं, तो इसका कोई और तरीका नहीं है कि उसको कंपनसेट किया जाए पार्टी को, सवाए इसके कि दूसरी पार्टी को उस काम से रोका जाए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंजंक्शन आर इक्विटेबल रेमेडी। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है किसी को कहना कि आप ये काम करो, और इंजंक्शन से मुराद है किसी को मना करना कि आप ये काम ना करो। ये आपकी इक्विटेबल रेमेडीज है। तो फर्स्ट कॉमन लॉ रेमेडीज, अदर इक्विटेबल रेमेडीज, और क्वांटम मेरिट क्लेम। आज का मतलब है कि जितना आपने काम किया उसका मुआवजा। Quantum merit claim is categorized as a claim in quasi contract, quasi contract या quasi contract। इसको quasi contract भी पढ़ते हैं, quasi contract भी करते हैं, लेकिन quasi contract कभी भी नहीं पढ़ते। The aim of such an award is based on an implied agreement to pay for what has been done. Quantum merit claim is likely to be sought where one party has already performed part of his obligation and the other party then repudiates the contract, खत्म कर देती है, provided the injured elect to treat the contract as terminated, he may claim a reasonable amount for the work। एक काम था जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आधे में जाके या कुछ काम परफॉर्म हो गया था और कुछ रहता था, तो जितना काम हो गया था उसकी कंपनसेशन लेके उसकी जो है वो अमाउंट रिसीव करके बाकी टर्मिनेट कर लेना, खत्म करना, ये बेसिकली आपका क्वांटम मेरिट क्लेम कहलाता है। किसी मुकदमा में ये इल्जाम के मुद्दा अलह ने अपने वादे के मुताबिक मुद्दई को उसके काम की उजरत नहीं दी। ठीक है। ये वैसे उर्दू में मैंने लिख दी है। ठीक है। तो उस काम की उजरत, जो काम उसने किया है, वो बेसिकली आपका क्वांटम मेरिट क्लेम कहलाता है। पार्ट क्लेम भी इसको कह सकते हैं, पार्शियल क्लेम भी कह सकते हैं। अच्छा जी। ये तो बेसिकली आपकी रेमेडीज आ गई, टाइप्स आ गई। अभी जनाब इसको किस तरीके से होती हैं ये। Parties to a lawful contract are bound to perform their respective obligation, but when one of the parties
refuses to perform his obligation, he is said to have committed a breach of contract. तो दोनों पार्टी जो है, एक पार्टी का राइट होता है, दूसरी पार्टी को ऑब्लिगेशन होता है. जिस पार्टी की ऑब्लिगेशन है अगर वो उसको फुलफिल नहीं करती तो ये आपका ब्रीच कहलाता है. किसी ने कहा मैं आपको गाड़ी डिलीवर करूंगा, उसने मुतलका डेट के ऊपर और उस स्पेस की, उस प्लेस के ऊपर उसने गाड़ी डिलीवर नहीं की, तो ये बेसिकली जो है ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. ओके, रेमेडीज फॉर द वेरियस रेमेडीज अवेलेबल टू एन एग्रीव्ड पार्टीज आर एज फॉलो. ठीक है, ये जनाब रेमेडीज हैं. रिसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, रेस्टिट्यूशन है, डैमेजेस है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, इंजंक्शन है और क्वांटम मैरिट. इनको वन बाय वन हम पढ़ते हैं. तो बेसिकली ब्रॉड कैटेगरीज टाइप्स हमने पहले देख ली. कॉमन लॉ रेमेडीज हैं, उसके बाद आपकी जो है वो क्वांटम मैरिट क्लेम है, और तीसरा क्या था, इक्विटेबल रेमेडीज. ठीक है, कॉमन लॉ रेमेडीज, इक्विटेबल रेमेडीज एंड क्वांटम मैरिट क्लेम. अभी इनको वन बाय वन देखते हैं. ये बेसिकली उसी की फर्दर एक शक्ल है. रिसिजन इज द पुटिंग एन एंड टू अ कॉन्ट्रैक्ट. रिसिजन का मतलब है खत्म कर देना जी, ये कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना. ठीक है, rescission means a right not to perform your obligation. In case of breach of contract, the promise may put an end to the contract. In such a case, the aggrieved party is discharged from all the obligation under the contract and is entitled to claim compensation for the damage which he has sustained because of the non-performance of the contract. ठीक है, जो rescission contract cancel हो गया, लेकिन उसके अंदर जो जो आपको लॉस हुआ है, जो आपको लॉस हुआ है, वो डैमेजेस की शक्ल में आपको पे होगा. इसकी एग्जांपल क्या है कि अली एग्रीज टू सप्लाई 10 tons of wheat to Bilal on 20th November. Bilal promises to pay for the goods on its receipt. Ali does not supply the goods on the due date. Here, Bilal is discharged from the liability of paying the price. Bilal is entitled to rescind the contract and to claim compensation for the damage he has sustained because of non-supply of the goods. ठीक है जी, तो उसको मुतलका डेट के ऊपर जो है वो चीजें नहीं मिली, तो उस डेट को वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है और उसको चीजें ना मिलने की वजह से जो लॉस हुआ है उसको वो डैमेजेस की शक्ल में उससे क्लेम करता है. व्हेन इज रिसिजन ग्रांटेड. ठीक है, तो कैंसिलेशन या रिसिजन या खत्म करना उसको कब ग्रांट होता है. द कोर्ट में ग्रांट रिसिजन इन द फॉलोइंग टू केसेस. दो केसेस हैं जिनमें जनाब आपको ये होता है. वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी, कि वो जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसको चीजें नहीं मिली उसकी ऑप्शन के ऊपर वो वाइडेबल है. पहली बात, where the contract is unlawful for the cause not apparent on its face and defendant is more to blame than the plaintiff. ठीक है, कोई जो है ना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनलॉफुल था फॉर द कॉज नॉट अपेरेंट ऑन इट्स फेस, लगता नहीं था कि वो है. इस केस में क्या होगा, एंड डिफेंडेंट इज मोर, डिफेंडेंट जो है जो केस का मुद्दा अलह है, जिसके केस किया गया है, उसको ज्यादा ब्लेम दिया जा रहा है प्लेंटिफ की निस्बत जो केस करता है. जो दो पार्टीज होती हैं जी सिविल केसेस के अंदर, एक प्लेंटिफ होता है, एक डिफेंडेंट होता है. प्लेंटिफ जो होता है वो केस करने वाला होता है, डिफेंडेंट जो होता है वो उसको केस को अपोज करने वाला होता है या उसको डिफेंड करने वाला होता है. उर्दू में इसको जो है मुद्दा केस प्लेंटिफ को कहते हैं और मुद्दा अलह जो है वो डिफेंडेंट को कहते हैं, मुद्दई या मुद्दा. व्हेन इज रिसिजन नॉट ग्रांटेड, तो इन केसेस के अंदर जी कैंसिलेशन और डैमेजेस नहीं होते जनाब. कौन से केसेस हैं, वेयर द एग्रीव्ड पार्टी हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रेटिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट, उसने तौसीक की है उस कॉन्ट्रैक्ट की, फिर रिसिजन नहीं होगी, तो उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई किया है जो बाद में चेंजेस उसके अंदर किए हैं. वेयर ओइंग टू द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस द पार्टीज कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू देयर ओरिजिनल पोजीशन. पार्टीज को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर नहीं किया जा सकता, काम थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, वो पहले वाले जगह पे वापस नहीं आ सकते. ठीक है, तो ये थोड़ी टेक्निकल बात है. Where the third party has acted in good faith and for consideration. ठीक है, where only part of a contract is sought to be rescinded and such part is not severable. जब जो है ना वो एक सिर्फ उसका हिस्सा जो है वो कैंसिल हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग नहीं किया जा सकता. It means restitution. It means return of benefit received by one party to the contract from the other under a void contract. When a contract becomes void, it needs not to be performed by either party. ठीक है, जो अगर contract जो है वो void हो गया है तो फिर उसको करने की जरूरत नहीं है. A pays B rupees 1,000 in consideration of B's promise to marry C, A's daughter. C is dead at the time of promise. The agreement is void, but B must repay rupees 1,000. Right? You know? बी है ना बीच में थर्ड पार्टी है. ठीक है, तो शादी सी से करनी थी, सी जो है इज डेड, तो उसने 1,000 मस्ट भी पे करना, कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म. डैमेजेस,
डैमेजेस हमने पिछली की स्लाइडों के अंदर हमने देखा कि बेसिकली डैमेजेस क्या होते हैं। डैमेजेस वो अमाउंट होती है जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट की जाती है जब कंट्रैक्ट ब्रीच होता है, कि एक्चुअली जो एग्रीव पार्टी है उसको लॉस कितना हुआ। दिस इज कॉल्ड डैमेजेस। डैमेजेस आर मॉनेटरी कंपनसेशन अलाउड फॉर लॉस सफर्ड बाय एग्रीव पार्टी ड्यू टू ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ अवॉर्डिंग डैमेज इज नॉट टू पनिश द पार्टी एट फॉल्ट। ठीक है, जो जिस पार्टी ने फॉल्ट किया उसको पनिश करना मकसद नहीं है, बट टू कंपनसेट द एग्रीव पार्टी। अग्रीव पार्टी जो उसको कंपनसेट करना मकसद है, उसका माली नुकसान जो हुआ है, पिक्यूनरी लॉस जो है, लाइफ पिक्यूनरी लॉस जो है, उसको जो है फुलफिल करना है एज फार एज मनी कैन डू। सो ठीक हो गया जी। तो पहली बात हमने देख ली कि जो है रेस्टिट्यूशन, दूसरी जो है वो है डैमेजेस, और तीसरी बात है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसी के डायरेक्शन दिलवाना, कोर्ट से किसी को डायरेक्ट करना कि आप ये काम करो, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और इंजंक्शन क्या है, किसी को कोर्ट से ये इंजंक्शन या कोर्ट स्टे ऑर्डर, किसी को कोर्ट से ये डायरेक्शन दिलवाना कि आप ये काम ना करो। अच्छा जी, सूट। A suit for specific performance is an equitable doctrine that compels a party to execute the agreement according to its term where monetary damages would be inadequate. जिसमें damages नहीं दिए जा सकते, उसमें specific compensation होती है, specific performance सारी होती है for the breach of an agreement. Specific performance is a discretionary remedy which is allowed only in a limited number of cases. Some of them are listed below. ठीक है जी। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है कि एक तो ये है कि डैमेजेस दे दिए जाएं उसको। अगर डैमेजेस नहीं दिए जा सकते, डैमेजेस मैयर करना मुश्किल है, तो फिर उस पार्टी को कहा जाता है कि आप ये काम करो, जिस तरह आपने एग्रीमेंट किया था आप परफॉर्म करो। ठीक है जी। अच्छा, ये किन सूरतों में होता है कि जब मॉनेटरी कंपनसेशन इज नॉट एडिक्वेट, माली कंपनसेशन जो है काफी नहीं है। एक्चुअल डैमेज कैन नॉट बी असर्टेन्ड ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस, एक्चुअल डैमेज का पता नहीं चल सकता, तो फिर पार्टी को कहा जाता है कि जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वैसे उसको परफॉर्म करो। इट इज प्रोबेबल दैट कंपनसेशन इन मनी ऑन द नॉन परफॉर्मेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, कि उसको वो ऑब्टेन नहीं की जा सकती, कोई तरीका नहीं है कि वो कंपनसेशन ली जाए। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ रेयर कमोडिटीज। जब कॉन्ट्रैक्ट नायाब चीजों का होता है तो उसकी कोई कंपनसेशन नहीं होती, उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही होती है। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग और ये जो होते हैं, इसकी कोई कंपनसेशन नहीं होती इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने की, इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही होती है। Following are the cases where suit for specific performance is not maintainable. इन केसेस के अंदर, पिछले केसेस के अंदर उसके अलावा कोई चारा नहीं था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो इन केसेस के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट जो है वो एंटरटेन ही नहीं होता, मेंटेन ही नहीं होता। किस सूरत में? जब मॉनेटरी कंपनसेशन आर कंसिडर्ड एज एन एडिक्वेट रेमेडी। मॉनेटरी कंपनसेशन, माली कंपनसेशन जो है वो काफी है, वो ठीक है, तो फिर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर। जब कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है तो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। ठीक है, किसी को अदालत से ये मजबूर नहीं किया जा सकता कि तुमने ये तस्वीर बनानी थी, ये तस्वीर बना के इसको दो। अदालत कभी ये कंपेल नहीं कर सकती, ये बेसिकली इंसान की आज़ादी के खिलाफ है। ठीक है, किसी को ये मजबूर नहीं किया जा सकता कि तुमने वादा किया था इससे शादी करने का, तुम इससे शादी करो। किसी आदमी को ये मजबूर नहीं किया जा सकता कि तुमने जनाब कहा था कि मैं गाना गाऊंगा तो अभी आप जरूर गाना करो, ये अदालतें कभी नहीं कर सकती, ये याद रखिए मेरे बात। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी बताई है मैंने आपको कि आज़ादी, इंसान की आज़ादी के खिलाफ अदालतें फैसला नहीं कर सकती, कोई नहीं कह सकता, कंपेल नहीं किया जा सकता। हाँ, अखलाकी तौर पे किया जा सकता, कोई ये बैठ कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका होते हैं ना? जी, कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका होता है। कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता है, किसी ने कहा मैं आपके लिए 10 दिन बाद उस जगह पे गाना गाऊंगा, ठीक है, वो उस जगह पे गाना नहीं गाता तो केस अदालत में नहीं हो सकता, क्योंकि ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर जो है वो मेंटेनेबल नहीं है, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, ये बात है। ठीक अच्छा है जी, सर। कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कोर्ट जो है ना वो परफॉर्मेंस को जो है वो सुपरवाइज नहीं कर सकती, मतलब कंस्ट्रक्शन होनी है वो कैसे उसको करेगा, तो ऐसी सूरत में मेंटेनेबल नहीं है। वन ऑफ द पार्टी इज अ माइनर, एक पार्टी माइनर है। कॉन्ट्रैक्ट इज इन इक्विटेबल टू आइदर पार्टी, ठीक है, किसी एक पार्टी से नाइंसाफी हो रही है, इनइक्विटेबल है। अच्छा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की एग्जांपल देखिएगा। अली agrees to sell an old painting to Bilal for rupees 500,000. Subsequently, Ali refused to sell the painting. Here, Bilal may file suit against Ali
for the specific performance of the contract. ठीक है, ये हो सकता है ना, ये ओल्ड पेंट करना नहीं है उसने, ये रेयर कमोडिटीज का कॉन्ट्रैक्ट है जो पहले हमने पढ़ा था, तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी उसकी रेयर कमोडिटीज। अली एग्री टू सेल 2 रेयर पाकिस्तानी हैंडमेड कारपेट्स टू बिलाल, तो इसका भी परफॉर्मेंस जो है चलो पढ़ लेते 2 billion. In case of breach of Ali may compel Ali to perform the contract specifically because there is no standard for ascertaining the actual damage which would be caused by the non-performance of Ali. तो रेयर कमोडिटीज जो अभी हमने पढ़ा था कि सूरत में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी। अच्छा जी, जिस तरह स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक डायरेक्शन है किसी को काम अदालत की तरफ से कि ये काम आप करो, इसी तरह इंजंक्शन जो है वो डायरेक्शन है अदालत की तरफ से कि आप ये काम ना करो। सूट फॉर इंजंक्शन इज आल्सो एन इक्विटेबल रेमेडी डिमांडिंग कोर्ट स्टे ऑर्डर इंजंक्शन ऑर्डर जो है एक ही बात है। उर्दू में इसके कहते हैं हुक्म इम्तनाई, उर्दू में हुक्म इम्तनाई। इंजंक्शन means an order of the court which abstain from wrongdoing where a party to a contract does something which he promised not to do. The court may issue an order prohibiting him from doing so. Thus injunction is a preventive relief. It is particularly appropriate in the cases of anticipatory breach of contract where damages would not be an adequate relief. ठीक हो गया। Ali agreed to play cricket for Apple Cricket Club during the contract period for 3 years. During the contract period, Ali made a contract with Orange Cricket Club and refused to play cricket for Apple Cricket Club. Here, Ali could be restrained by injunction from doing so. Aisha, a film actress, agreed to act exclusively for Yunus for a year and for no one else. During the year she contracted to act for Zahir, here she could be restrained by injunction from doing so. ठीक है जी, किसी को ये मना किया जा सकता है लेकिन डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। क्वांटम मेरिट, भाई जितना काम हुआ है, the term quantum merit means as much as earned or deserved, जितना काम हुआ है जी, जितना अर्न किया है। In case of breach of contract, the application or non-application of the term quantum merit varies depending upon the terms of the contract. Further, the divisibility or indivisibility of performance of the contract may also be taken into account. ठीक है, तो उसको देखना भी है कि कितने परफॉर्म हुआ है, उसको डिविजिबल वो हो सकता है या नहीं हो सकता। The aim of such an award is based on an implied agreement to pay for what has been done. Quantum merit is likely to be sought where one party has already performed part of his obligation and the other party then repudiates the contract. Provided the injured elect to treat the contract as terminated, he may claim a reasonable amount for the work done. ठीक है जी, तो अगर वो कहता है जी कि हाँ कैंसिल हो गया, मैंने जितना काम किया मुझे उसके पैसे, that's the case of quantum merit. Johan, as owner of a magazine, engaged Ahmed to write a book to be published by installment in his magazine. तो उसने कहा जनाब एक किताब है जिसको आप डिफरेंट किस्तों के अंदर मेरे मैगजीन में छापेंगे, मुझे दे। After a few installment were published, the publication of the magazine was stopped. मैगजीन ही बंद हो गई जी, कुछ किस्तें उसकी छुप गई, पब्लिश हो गई। It was held that Ahmed could claim payment for the part already published. तो जितना पब्लिश हो चुका है उसका क्लेम तो वो कर सकता है ना, जहां तक पब्लिश हुआ है, लेकिन उससे आगे चूंकि मैगजीन बंद हो गया, ठीक है वो ना दें, लेकिन जो पब्लिश हुआ था वो तो देना मुझे। Aisha Singer contracts with Bilal, the manager of a theater, to sing at his theater for 2 nights in every week during the next 2 months. Bilal engaged to pay her ₹100 for each night's performance. On the 6th night, Aisha willfully absent herself from the theater and be in consequence signed the contract. Bilal must pay Aisha for the 5 nights on which she had sung. ठीक है, तो 5 रातें जो परफॉर्म हुआ है उसको देना चाहिए। ये जो डैमेजेस हमने पढ़ा है अभी, आप लोगों को मेरे साथ हैं, आप लोगों को समझ आ रही है यहाँ तक? जी सर समझ आ रही है। ठीक सर। जो डैमेजेस है ना, वो हमने देखा है कि डैमेजेस बेसिकली क्या होते हैं, तो डैमेजेस कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है। तो डैमेजेस जो हैं वो 2 तरह के हैं, एक ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं, ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, जिस तरह मैंने बताया कि मार्केट की प्राइस और उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसका जो डिफरेंस होगा वो डैमेजेस होंगे, तो ये जो है ना ये ऑर्डिनरी डैमेजेस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की नॉर्मल कोर्स के अंदर आप बिजनेस के अंदर जितने भी डैमेजेस होते हैं वो ऑर्डिनरी डैमेजेस होते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि उस वक्त जो है ना
वो प्राइस जो थी वो ये माइनस करके बताया गया है कि 9,500 थी तो 8,000 कंट्रैक्ट प्राइस थी तो 50 वो उसकी क्वांटिटी होगी, तो ये वाला डैमेजेस है। ये एग्जांपल को आप गो थ्रू कर लीजिएगा कि ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होते हैं। स्पेशल डैमेजेस जो है वो थोड़े से जो है वो डिफरेंट होते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस से। स्पेशल डैमेजेस कैन बी रिकवर्ड फॉर द लॉस विच द पार्टीज knew about at the time they made the contract as likely to result from such breach of contract। जब आपको पता हो कि ये होना है तो फिर आप उसको जब छुपाते हैं, उसको विलफुली करते हैं, तो ये फिर आपको स्पेशल डैमेजेस देने पड़ते हैं, नॉर्मल डैमेजेस नहीं। नॉर्मल डैमेजेस होते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, लेकिन अगर आपने जानबूझ के कुछ चीज छुपा के ऐसी इस वजह से आपके उसको हाइड करने की वजह से हुआ, तो देन आपको स्पेशल जो है वो डैमेजेस होते हैं। जब स्पेशल लॉसेस होते हैं तो स्पेशल डैमेजेस होते हैं। स्पेशल डैमेजेस आर ड्यू टू स्पेशल लॉसेस व्हिच आर इन द रीजनेबल कंटेम्पलेशन ऑफ द पार्टी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया जी। तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको आप गो थ्रू कीजिएगा कि स्पेशल डैमेजेस क्या होते हैं। दूसरी एग्जांपल भी है विंडिक्टिव, एग्जाम्पलरी, मिसाली डैमेजेस। ठीक है, तो ये बेसिकली एक काइंड ऑफ आप कह लें एक इसके अंदर पनिशमेंट भी है। तो ये थोड़ा सा स्पेशल डैमेजेस से भी अगली स्टेज है, कोई एक बहुत ज्यादा इसको कह लें कि आपको जब डैमेजेस होते हैं, तो ये भी इसको गो थ्रू कीजिएगा। और ये रॉन्ग डिसऑनर ऑफ चेक की बात की गई है, तो ये यहाँ इस केस के अंदर जब आपकी नेग्लिजेंस होती है तो फिर आपको एग्जाम्पलरी डैमेजेस होते हैं, इसको गो थ्रू कीजिएगा। नॉमिनल डैमेजेस, थोड़े से डैमेजेस where the injured party has sustained damage of a short but not a substantial nature। काफी किस्म का नुकसान आपको नहीं हुआ, बस थोड़ा सा आपको नुकसान हुआ है नॉमिनल नेचर का, तो फिर आपको नॉमिनल डैमेजेस मिलेंगे। तो डैमेजेस क्या हो गए? ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, एग्जाम्पलरी डैमेजेस और नॉमिनल डैमेजेस, नॉमिनल लॉस की सूरत में। डैमेजेस फॉर इनकन्वीनियंस एंड अनईजीनेस, ये आपने अक्सर देखा होगा जब आपको किसी को इनकन्वीनियंस उसके लिए बनाते हैं, उसके लिए अनईजीनेस करते हैं, उसके रास्ते की रुकावट बनाते हैं, उसके लिए ऐसा हर्डल क्रिएट करते हैं, तो फिर भी आपको डैमेजेस क्लेम जो है क्लेम किए जा सकते हैं। इसको गो थ्रू कीजिएगा। लिक्विडेटेड डैमेजेस, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बता देता हूँ लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं कि भाई ये अगर काम हुआ ना तो ये दोनों पार्टियों को डैमेजेस देने पड़ सकते हैं, ऐसे डैमेजेस। ठीक है, वो लिक्विडेटेड डैमेजेस कहलाते हैं। When the party, जो अब दोनों पार्टी एग्री करती हैं कि अगर ऐसी बात हुई तो आप इसके डैमेजेस मुझे देंगे, या अगर आपने ऐसे किया तो उसके डैमेजेस आप मुझे देंगे, तो ये किसी भी पार्टी को देने पड़ सकते हैं, दोनों पार्टियों में से। दीज आर लिक्विडेटेड डैमेजेस। पेनल्टीज, पेनल्टी क्लास जो है वो आपके एग्रीमेंट में अंदर डाल सकती है कि आपको ये एग्रीमेंट अगर आप ब्रीच करेंगे तो ये आपको पेनल्टी होगी। तो पेनल्टी की क्लास जो है वो इन्फोर्सेबल है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है और आपकी पेमेंट एक सर्टेन टाइम तक नहीं होती तो उस टाइम पीरियड के लिए आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलाउ है। फोर फीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो आपका बयाना नहीं होता अर्नेस्ट मनी जो होते हैं, फोर फीचर, तो वो भी आपका केसेस के अंदर जो है वो जब्त हो जाता है, फोरफीट हो जाता है। ये भी अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में है तो ये भी इसको एक्नॉलेज किया जाता है। इसको ये कुछ रूल्स हैं रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ डैमेजेस, इसको देखिएगा। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस से मुराद है कि जब डैमेजेस को कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, but are considered too remote from the breach for it to be fair to expect the defendant to compensate the claimant for them। ठीक है, रिमोट डैमेजेस की एक एग्जांपल दी गई है। अ टैक्सी ड्राइवर, ये सुनिएगा एग्जांपल, अ टैक्सी ड्राइवर इज बुक टू टेक अ पैसेंजर टू द एयरपोर्ट इन टाइम फॉर अ सर्टेन फ्लाइट टू कराची वेयर द पैसेंजर एक्सपेक्ट्स टू कंप्लीट अ डील वर्थ ₹1 मिलियन। एक टैक्सी वाले ने एक आदमी को एयरपोर्ट छोड़ना था, उसने कराची जाना था और कराची में उसकी को 1 मिलियन की डील थी। इफ द टैक्सी ड्राइवर breaches the contract by arriving late, the taxi firm may be liable for expenses such as an extra cost for getting the next flight, but is unlikely to be expected to compensate the passenger for the loss of 1 million।
ठीक है। तो टैक्सी जो फर्म है या वो टैक्सी की कोई जो है, जिस तरह करीम है ये है, उनको उनसे जो है उसकी जो एक्सपेंसेस उसकी ज्यादा हुई हैं, ये अगली फ्लाइट जो है उसकी उसको लेट मिली है, उसके फेयर ज्यादा था, ये इस तरह के डैमेजेस तो उसको दिए जा सकते हैं। अगर 1 मिलियन का उसका ब्रीच हो जाता है, उसका जो कंट्रैक्ट वहां पे नहीं होता, तो ये बेसिकली रिमोटनेस है। ठीक है, कि इतनी हद तक आगे जाना, 1-2 लेयर तक जो है ना, वो तो ठीक है, चले उसके डैमेजेस कैलकुलेट हो जाती हैं, लेकिन ये बेसिकली रिमोटनेस में आता है। इसके इसके अंदर अदालतें नहीं पड़ती रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के अंदर। जी।